हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की गणित का अध्याय 1 लेकर आए हैं, जिसका नाम है समुच्चय। इसके पहले बच्चों, हमने कक्षा 11वीं की विषय सूची के अंदर कौन कौन से अध्याय आएंगे और उन अध्याय के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि कक्षा 11वीं का हिंदी मीडियम का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसमें जब आप जाएंगे तो आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी इसके पहले की, वो देखने को मिल जाएगी। आप उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी बच्चों कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपको 30 से 35 मिनट की वीडियो दी जाए, जिससे आपको पढ़ने में भी आनंद आए और बोरिंग भी ना लगे। तो हर वीडियो में 1 या 2 टॉपिक कवर कराए जाएंगे। आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, घबराना नहीं है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम समुच्चय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें बच्चों, समुच्चय सिद्धांत जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कंटूर के द्वारा दिया गया। समुच्चय सिद्धांत किसने दिया था? समुच्चय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जॉर्ज कंटूर ने। ठीक बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब प्रश्न उठता है आपके मन में, समुच्चय की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों, आपको बता दें, गणित का ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं है जो समुच्चय के बिना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि समुच्चय का गणित की सभी शाखाओं में उपयोग है। जैसे समुच्चय के बिना न तो आप फलन समझ सकते, ना ही आप संबंध के बारे में समझ सकते, ना ही अच्छे तरीके से प्रायिकता के बारे में समझ सकते, ना ही आप त्रिकोणमिति के बारे में समझ सकते, ना ही आप बीजगणित के बारे में समझ सकते। कहने का मतलब, समुच्चय का उपयोग गणित के हर क्षेत्र में है। अगर आपने समुच्चय अच्छे से पढ़ लिया तो लगभग बहुत मदद मिलेगी गणित के हर ब्रांच को पढ़ने में। ठीक बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आखिर समुच्चय होता क्या है? बच्चों, आपको हर कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बोल दिया जाए कि इसे आपको याद कर लेना है। देखिए, गणित है, जहाँ याद करने की ज़रूरत होगी तो आपको बताया जाएगा कि इसे आपको याद कर लेना है। हर तरह से प्रयास किया जाएगा कि आपको रटाया ना जाए, बल्कि समझाया जाए। ठीक है? तो आपने देखा कि समुच्चय सिद्धांत जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कंटूर के द्वारा दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है? अब हम समझते हैं कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। अभी आपको केवल पढ़ लेना है इसे, बाकी समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके हर शब्द का अर्थ है। अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये अभी आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा बच्चों। फिर से पढ़ते हैं। अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। चलिए इसी परिभाषा को हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं। समुच्चय क्या होता है बच्चों? संग्रह है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? समुच्चय क्या है? संग्रह है। ठीक, लेकिन किसका संग्रह है? वस्तुओं का। क्या है? समुच्चय संग्रह है वस्तुओं का। लेकिन वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? सुपरिभाषित होनी चाहिए बच्चों। बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाता है कि समुच्चय संग्रह होता है वस्तुओं का, लेकिन सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होना चाहिए। तो सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? बच्चे इसी में हमेशा परेशान रहते हैं। आज के बाद यकीन मानिए, आपको कभी भी सुपरिभाषित परेशान ही नहीं करेगा, इतना अच्छे समझाया जाएगा। हम आपको एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके उदाहरण समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न आता है, समुच्चय क्या है? संग्रह है। संग्रह का मतलब कुछ और नहीं होता,
संग्रह का मतलब सीधा सा अर्थ समूह होता है। बात समझ में आई बच्चों? लेकिन हाँ, ध्यान रखना यहाँ वस्तुएं कौन सी होंगी। वस्तु या तो जीवित हो सकती हैं या तो निर्जीव भी हो सकती हैं, किसी का नाम भी हो सकता है, मतलब वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं। बस इतना ध्यान रखना है जो वस्तुएं हैं वो सुपरिभाषित होंगी, और जब सुपरिभाषित वस्तुओं का हम संग्रह बना लेंगे तो उस संग्रह को हम समुच्चय कह देंगे बच्चों। बात समझ में आई? तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। समुच्चय की परिभाषा अभी हम समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। फिर इससे जुड़े उदाहरण देखेंगे कि कौन सा समुच्चय बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। मान लीजिए एक गांव है, एक क्या है, एक विलेज है। इस विलेज का नाम है रामनगर। क्या नाम है? रामनगर। अब इस गांव में कुछ लोग भी रहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ कुछ लोगों को बना दिया इस प्रकार से। जितने बनाएंगे इतने ही लोग नहीं रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, इसलिए बनाए दे रहे हैं जिससे आपको लगे कि हाँ यहाँ इंसान रहते हैं। इसका नाम 1 नंबर दे देते हैं, इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर, इसका 5 नंबर, ये 6 नंबर। ठीक है। क्या बताया गया आपको कि एक गांव है, उसका नाम है रामनगर, और इस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट की एक टीम आई। क्या आई बच्चों? मेडिकल डिपार्टमेंट की एक टीम आई। ये टीम ऐसे घूमने तो नहीं आई होगी, इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा इस गांव में आने का। इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? इस गांव में अक्टूबर माह में जन्म लेने वाले प्रथम 3 बच्चों का नाम, 3 बच्चों का नाम। इनका उद्देश्य क्या है बच्चों? मेडिकल डिपार्टमेंट इस गांव में क्यों आई? हम आपको समुच्चय का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं इस उदाहरण के माध्यम से, काफी अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो आप हमेशा ही कंफ्यूजन में बने रहेंगे। इस गांव में अक्टूबर माह में जन्म लेने वाले प्रथम 3 बच्चों का नाम पता करने आई है ए मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम। बात समझ में आई? अब गांव में आई है तो गांव के किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए, ध्यान ये रखना है कि ये जो गांव में व्यक्ति हैं इनको गांव की संपूर्ण जानकारी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि गांव में कोई घटना हो रही है तो उसके बारे में इनको नहीं पता, इनको सब कुछ पता है गांव के बारे में। तो मान लीजिए ये जो सबसे पहला व्यक्ति है, इससे किसी ने पूछा, इसने नाम बताया। सबसे पहला व्यक्ति है राम, जो अक्टूबर माह में जन्म लिया। दूसरा बच्चा है श्याम। तीसरा बच्चा है राधा। ठीक है बच्चों, ये लड़की या लड़का कुछ भी हो सकते हैं। मतलब इस मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम ने सबसे पहले व्यक्ति से इस गांव में पूछा कि अक्टूबर माह में जन्म लेने वाले प्रथम 3 बच्चे कौन हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि राम, श्याम एंड राधा, ये 3 बच्चे हैं। बात समझ में आई? अब ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे, इनको लगा कि क्या पता ये सही बताया है या गलत। इसने दूसरे व्यक्ति से भी पूछा, तो दूसरे व्यक्ति ने भी कहा कि पहला बच्चा है राम, दूसरा बच्चा है श्याम, तीसरा बच्चा है राधा। तीसरे व्यक्ति से भी पूछा तो ये व्यक्ति ने भी बताया पहला बच्चा है राम, दूसरा बच्चा है श्याम, तीसरा बच्चा है राधा। इस गांव में रह रहे किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो उनका जवाब यही होगा कि अक्टूबर माह में सबसे पहला बच्चा जो जन्म लिया है वो राम है, दूसरा श्याम है, तीसरा राधा है। इसका मतलब इस गांव में चाहे आप 10 व्यक्ति से पूछिए, चाहे 1000 व्यक्ति से पूछिए, सभी का एक ही क्या होगा? एक ही उत्तर होगा कि अक्टूबर माह में प्रथम 3 बच्चे राम, श्याम और राधा हैं। बात समझ में आई? अब यहां वस्तुओं का काम कौन कर रहा है? राम, श्याम और राधा। बात समझ में आई? वस्तु एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। बस हमें इतना चेक करना होता है कि हमसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है
उसके जो उत्तर हैं वो सुपरिभाषित हैं या नहीं। तो आपने देखा कि मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम ने क्या प्रश्न किया था कि इस गांव में अक्टूबर माह में जन्म लेने वाले प्रथम 3 बच्चों का नाम क्या है। तो गांव का हर एक व्यक्ति ने बताया था कि राम, श्याम और राधा। इसका मतलब ये जो 3 बच्चों का संग्रह बना ना, ये सुपरिभाषित है। कैसे पता चला सुपरिभाषित है? क्योंकि गांव के हर एक व्यक्ति का एक ही उत्तर है। जब किसी प्रश्न के चाहे एक व्यक्ति से पूछिए, चाहे 2 व्यक्ति से पूछिए, चाहे 3 व्यक्ति से पूछिए, चाहे 10 व्यक्ति से पूछिए, चाहे 1000 व्यक्ति से पूछिए, चाहे लाख से पूछिए, सभी का उत्तर किसी भी प्रश्न का एक जैसा होता है। तो जो उत्तर होता है उसे हम सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कहते हैं। एक कैसा बच्चों? सुपरिभाषित संग्रह। कैसा है? सुपरिभाषित। बात समझ में आ गई? आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी किसी प्रश्न का उत्तर चाहे आप जितने लोगों से पूछिए एक जैसा दें, तो वो जो संग्रह हमें मिला, समूह मिला, वो क्या कहलाएगा? सुपरिभाषित। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सुपरिभाषित ना हो? तो चलिए बच्चों एक और उदाहरण लेकर हम समझते हैं। दूसरा प्रश्न मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम ने गांव के व्यक्तियों से किया कि इस गांव के 2 सबसे ईमानदार व्यक्तियों का नाम बताइए। उनका दूसरा प्रश्न क्या था बच्चों? इस गांव के 2 सबसे ईमानदार व्यक्तियों का नाम। उसने मान लीजिए पहले व्यक्ति से पूछा, इस व्यक्ति से। पहला व्यक्ति ने बताया इस गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? इसने कहा राम पहला व्यक्ति है और मोहन दूसरा व्यक्ति है। क्या ये जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति भी यही कहे? दूसरे व्यक्ति ने कहा राधा नाम की लड़की सबसे ज्यादा ईमानदार है और लाल नाम का व्यक्ति दूसरे नंबर पे है। तीसरा व्यक्ति ने कहा श्याम सबसे ज्यादा ईमानदार है और मोनू दूसरे नंबर पे है। इस प्रकार से आप जितने भी व्यक्तियों से पूछेंगे कि इस गांव के 2 सबसे ईमानदार व्यक्तियों का नाम बताइए, सबका अलग अलग उत्तर होगा। जब सबका उत्तर अलग अलग है तो क्या हम कहेंगे सुपरिभाषित लोगों का समूह है? कभी नहीं कहेंगे। आपको ध्यान रखना है किसी भी प्रश्न का उत्तर जब एक जैसा आए, जैसे अक्टूबर माह में जन्म लेने वाले प्रथम 3 बच्चों का समूह क्या था? ए था। मतलब गांव के किसी भी व्यक्ति से पूछा गया, सबने एक ही उत्तर दिया। लेकिन जब 2 सबसे ईमानदार व्यक्तियों की बात की गई तो क्या सभी का एक जैसा उत्तर रहा? नहीं रहा बच्चों। तो ए सुपरिभाषित बच्चों का संग्रह था, लेकिन ए सुपरिभाषित व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, क्योंकि एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। जब एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर आए, सबका विचार अलग अलग हो, तो जो संग्रह बनेगा उसे हम सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ तो आप कह सकते हैं कि ए सुपरिभाषित है, ए सुपरिभाषित है, ए सुपरिभाषित है, क्योंकि सब एक जैसे हैं। यहाँ आप किसे कहेंगे? यहाँ सब अलग अलग हैं, तो यहाँ आप संग्रह बोलेंगे किसको? अगर इसे संग्रह बोल देंगे तो ए नाराज हो जाएगा, अगर इसे संग्रह बोल देंगे तो ए नाराज हो जाएंगे। मतलब यहाँ संग्रह किसी को आप कह ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ सबका एक मत है, तो ए सुपरिभाषित हुआ। और गांव के 2 सबसे ईमानदार व्यक्तियों का जो नाम होगा वो सुपरिभाषित नहीं होगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। समुच्चय क्या होता है? संग्रह होता है। संग्रह किसका? वस्तुओं का। लेकिन ये वस्तुएं कैसी होनी चाहिए बच्चों? सुपरिभाषित होनी चाहिए। आप सुपरिभाषित कैसे पता करेंगे कि वो वस्तुएं सुपरिभाषित हैं कि नहीं हैं? इसके लिए आपको हमने बताया, जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, एक जैसा ही आए, तो वो जो एक जैसा उत्तर आया, उन वस्तुओं का जो संग्रह है उसे हम सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कहेंगे।
और अगर उत्तर अलग अलग आए एक ही प्रश्न के तो उसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे, क्योंकि वह सुपरिभाषित वस्तुओं संग्रह नहीं होगा बच्चों। ठीक है, और देखिए जैसे राम, श्याम और राधा ये क्या थे? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह। क्यों? क्योंकि सभी के मन में यही 3 नाम थे, इसके अलावा कोई और नाम नहीं था। तो जब हम इनको समुच्चय बनाएंगे तो इसे हम इफ ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक, जब हम इन तीनों नाम को इफ कोष्टक के अंदर रख देते हैं तो इसे हम नाम देते हैं क्या? समुच्चय। लेकिन किसका समुच्चय? अक्टूबर में जन्म लेने वाले प्रथम 3 बच्चों का समुच्चय। बात समझ में आई बच्चों आपको? ये क्या होगा? समुच्चय होगा। क्यों? ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। तो अक्टूबर माह में जन्म लेने वाले प्रथम 3 बच्चों का समुच्चय है। अब आपसे कोई बोले कि आप इसको समुच्चय क्यों कह दिए? क्योंकि देखिए सभी का एक जैसे विचार है, इसलिए हमने इन सभी को एक साथ लिख दिया। लेकिन आप बोलेंगे कि 2 सबसे ईमानदार व्यक्तियों का नाम जो है इनको आपने समुच्चय क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित कहने का मतलब कि यहाँ सबके अलग अलग विचार हैं, तो इनको हम एक समुच्चय में लिख नहीं सकते। तो इस गांव के 2 सबसे ईमानदार व्यक्तियों का जो नाम होगा वो क्या समुच्चय होगा? समुच्चय नहीं होगा बच्चों। लेकिन अक्टूबर माह में जन्म लेने वाले प्रथम 3 बच्चों का नाम जो होगा वो समुच्चय होगा बच्चों। हाँ, ये समुच्चय होगा। बात समझ में आई? तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग वस्तुएं क्यों कहा गया बच्चों? ये बताइए। यहाँ हमने राम लिख दिया, फिर राम लिख दिया, फिर राधा लिख दिया, तो एक ही नाम को आप बार बार क्यों लिखेंगे? ये सब अलग अलग होने चाहिए। तो अलग अलग वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब अगर ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं होता तो क्या इसे हम समुच्चय कहते? कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इसका सुपरिभाषित होना बहुत जरूरी है, और सुपरिभाषित है या नहीं हम कैसे पता करते हैं? ये हमने आपको बता दिया है कि सबके विचार एक जैसे हैं तो वो संग्रह सुपरिभाषित कहला जाएगा, और अगर सबके विचार अलग अलग हैं तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा बच्चों। बात समझ में आई? सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। ठीक है, तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए कुछ हम और उदाहरण देख लेते हैं जो आपके बुक में है। बच्चों आपको इसके नोट्स जरूर बनाते चलना है, आपको सब व्यवस्थित करके लिख लेना है, क्योंकि जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है कुछ भी फालतू का नहीं है, सब कुछ आपके काम का है। निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है हमें ये पता करना है। आपको हम फिर से बता दें, जब भी किसी प्रश्न का उत्तर एक जैसा होगा, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, तो वो समुच्चय होगा, क्योंकि वो परिभाषित वस्तुओं का संग्रह होगा। और अगर सबके विचार अलग अलग हैं तो वो समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सभी के विचार एक जैसे नहीं होंगे उसमें। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, आपके विद्यालय में 5 सबसे अच्छे शिक्षक का संग्रह, क्या ये समुच्चय होगा? मान लीजिए हमारे पास एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी, एक बच्चा है सी। अब बच्चे ए से पूछा गया कि आपके विद्यालय में 5 सबसे अच्छे शिक्षक का संग्रह। मतलब बच्चे ने बताया, ए बच्चे ने बताया कि मेरे लिए सबसे अच्छे शिक्षक कौन है? राम, श्याम, राधा, मोहन और रवि। इस बच्चे ने बताया ये सबसे अच्छे शिक्षक हैं। अब क्या जरूरी है कि दूसरे बच्चे के लिए भी यही शिक्षक सबसे अच्छे हों? इसका विचार अलग होगा। इसके लिए मान लीजिए राम वही है, श्याम भी अच्छे हैं, पर सोहन एक शिक्षक हैं जो इसके विचार में अच्छे हैं, जबकि ए के विचार में अच्छे नहीं है सोहन, जबकि इसके विचार में हैं
एक शिक्षक हैं कमल, एक शिक्षक हैं मोनू। मतलब देखिए, ए के मन में सबसे अच्छे शिक्षक कौन थे? राम, श्याम, राधा, मोहन, रवि। जबकि बी के लिए सबसे अच्छे शिक्षक कौन है? राम, श्याम, सोहन, कमल, मोनू। ऐसे ही सी के लिए मान लीजिए श्याम सबसे अच्छे शिक्षक हैं, सोहन भी सबसे अच्छे शिक्षक हैं, राम सबसे अच्छे शिक्षक हैं, रवि सबसे अच्छे शिक्षक हैं, मोनू सबसे अच्छे शिक्षक हैं। इन तीनों बच्चों में एक चीज आप देख रहे होंगे, सभी के लिए एक ही शिक्षक अच्छे नहीं है। इसके लिए 5 अलग शिक्षक हैं जो सबसे अच्छे हैं, बी के लिए 5 अलग शिक्षक हैं, सी के लिए 5 अलग शिक्षक हैं। बात समझ में आई? जरूरी नहीं है कि सभी शिक्षक अलग हों, एक दूसरे से मिक्स भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तीनों का एक जैसा विचार होगा, मतलब ए के लिए अगर राम, श्याम, राधा, मोहन, रवि हैं तो बी के लिए भी यही होनी चाहिए, सी के लिए भी यही होनी चाहिए। तब हम कहेंगे ए सुपरिभाषित शिक्षकों का संग्रह है। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ देख रहे हैं ए, बी, सी तीनों बच्चों के लिए जो सबसे अच्छे शिक्षक हैं वो अलग हैं। तो क्या ये सुपरिभाषित शिक्षकों का संग्रह है? नहीं है बच्चों, ये सुपरिभाषित शिक्षकों का संग्रह नहीं है। इसीलिए अगर ये सुपरिभाषित शिक्षकों का संग्रह नहीं है तो हम कहेंगे आपके विद्यालय में 5 सबसे अच्छे शिक्षक का संग्रह क्या समुच्चय बनाएगा? ए समुच्चय नहीं बनाएगा बच्चों। बात समझ में आई? अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भोपाल में 10 दयालु लोग। मान लीजिए राम एक व्यक्ति है, श्याम एक व्यक्ति है। मान लीजिए राम से पूछा गया भोपाल में 10 दयालु लोग कौन से हैं, तो राम ने बताया एक व्यक्ति ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। बात समझ में आई? अब श्याम से पूछा गया, इसने बताया ए है, बी है, सी है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है। अब देखिए आप, क्या भोपाल में 10 दयालु लोगों का जो संग्रह बनेगा वो सुपरिभाषित होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जितने भी लोगों से पूछेंगे सबके विचार अलग अलग होंगे। किसी के मन में ए सबसे दयालु लोग हैं, किसी के मन में ये सबसे दयालु लोग हैं, तीसरा व्यक्ति आएगा उसके मन में कोई और दयालु लोग होंगे, मतलब सबके विचार अलग अलग होंगे। तो क्या भोपाल में 10 दयालु लोग जो हैं उनका संग्रह समुच्चय बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जो संग्रह है ये सुपरिभाषित ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग विचार हैं। तीसरा उदाहरण है बच्चों, आपको अगर इतने में भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अगले लेक्चर में आपको इसका उत्तर दे दिया जाएगा। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। आप प्राकृत संख्याओं के बारे में तो जानते हैं बच्चों। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके प्लस अनंत तक जाती हैं। बात समझ में आई बच्चों? अब आपसे क्या बोला गया? 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले आप 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं हो गई बच्चों। अब आपको पता क्या करना है कि इनमें विषम संख्याएं कौन है। आप जानते हैं 1 विषम संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछिए और बोलिए कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, तो हर व्यक्ति बताएगा 1, 3, 5, 7, 9। आप किसी से भी पूछिए, इन्हीं 5 संख्याओं को वो 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं बताएगा। आप इंडिया में रहिए, अमेरिका में रहिए, कहीं भी रहिए, हर व्यक्ति यही उत्तर देगा। इसका मतलब
10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का ये जो संग्रह है, ये क्या है बच्चों? सुपरिभाषित है। आपको बस इतना ही चेक करना है कि जो संग्रह बन रहा है वो सुपरिभाषित है कि नहीं है। इसकी यही ट्रिक है कि आपको ध्यान देना है कि क्या जो ये संग्रह बन रहा है ये सभी के लिए अलग अलग है कि सभी के मन में एक ही विचार है। किसी से भी पूछेंगे एक जैसा अगर संग्रह बनता है तो उसे आप सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कह देंगे और वो संग्रह जो है एक समुच्चय बनाएगा। जैसे 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का ये संग्रह है, ये समुच्चय बनाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई? अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके अवयव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में बताया जाएगा। अभी आपको समुच्चय क्या होता है इसकी समझ विकसित की जा रही है बच्चों, ठीक है। चौथा उदाहरण है भारत की नदियां। बच्चों आप खुद सोचिए, किसी से भी पूछा जाए भारत के अंदर जो व्यक्ति है या किसी भी देश का व्यक्ति है जो भारत के बारे में जानता है, उससे पूछेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, तो जो इस विषय की जानकारी रखता होगा बच्चों नदियों के बारे में, वो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ऐसे करके जितनी भी नदियां हैं सभी को अगर बता दिया तो क्या ये एक ही व्यक्ति ऐसा बता पाएगा? नहीं। कोई भी व्यक्ति हो बच्चों, अगर वो भारत की नदियों की जानकारी रखता है तो जितने भी व्यक्तियों से पूछेंगे सबके एक विचार होंगे। जितना पहला व्यक्ति ने नदियों के नाम बताया वो दूसरा व्यक्ति भी वही बताएगा, तीसरा व्यक्ति भी वही बताएगा। इसका मतलब भारत की नदियों से जो बनने वाला संग्रह है वो समुच्चय होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पांचवा उदाहरण है बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। आप जानते हैं अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26, जिसमें से 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको छोड़कर जितने भी 21 बचते हैं वो क्या होते हैं? मतलब कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ क्या बोला गया? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, हर व्यक्ति बताएगा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होंगे ये हमेशा 5 लेटर होंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा कोई और नहीं होंगे। आप चाहे जिससे भी पूछ लीजिए। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति यही देगा। इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह हुआ। कैसा हुआ? सुपरिभाषित संग्रह हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं ये समुच्चय बनाएंगे। बात समझ में आई? उदाहरण नंबर 6 है बच्चों संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। हमने क्या बताया था आपको कि गणित के हर क्षेत्र में समुच्चय का प्रयोग होता है। ये देखिए आपको गुणनखंड की बात आ गई कि 210 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो आपको चेक करना है कि संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या समुच्चय बनाएंगे? क्या इनसे बनने वाला जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित होगा? हाँ बिल्कुल बच्चों, क्योंकि जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा अगर वो इसका अभाज्य गुणनखंड करेगा, देखिए कैसे करेगा। 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10। अब 3 से इसमें जाएगा भाग, 3 तिकाइन 9, 3 पचे 15। अभी 5 से जाएगा, 5 सते 35, 7 एकम 7। ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब 210 को हम अभाज्य संख्याओं के अगर गुणा के रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। मतलब 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2, 3, 5, 7। क्या ये कोई एक बच्चा निकाल पाएगा? नहीं। आप दुनिया के चाहे भारत का बच्चा हो, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे चीन का बच्चा हो, चाहे बांग्लादेश का बच्चा हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने का बच्चा हो या दुनिया के किसी भी कोने का बच्चा हो, अगर उससे आप बोलेंगे कि 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हर बच्चे का जवाब होगा 2, 3,
5, 7। इसका मतलब ये जो संग्रह बना, क्योंकि ये सबके उत्तर यही होंगे, तो ये जो संग्रह बना अभाज्य संख्याओं का, इसका मतलब 210 की अभाज्य संख्याओं का ये जो संग्रह बना, ये क्या हुआ? सुपरिभाषित हुआ। बात समझ में आई बच्चों? आपको आ गई होगी। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति यही देगा। इसका मतलब संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड का जो संग्रह होगा वो एक समुच्चय बनाएगा। बात समझ में आई? अब देखते हैं समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल। ये देखिए बीजगणित में आपको आ गया उपयोग। हमने बताया था समुच्चय के बिना गणित का कोई भी क्षेत्र कंप्लीट नहीं है, अधूरा ही है। तो समुच्चय को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो x की घात 2 ऋण 5x धन 6 बराबर 0 के मूल। चलिए इसको हम हल करते हैं। x² ऋण 6 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? 2 गुणे 3, 1 होगा 6 गुणे 1। इसके अलावा कुछ और तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ सेट क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हल करना आता होगा। 2 और 3, तो यहाँ 2x ऋण 3x धन 6 बराबर 0 आएगा। x यहाँ आप कॉमन ले लेंगे, तो x ऋण 2 ऋण 3 x ऋण 2 आएगा, क्योंकि यहाँ आपने 3 कॉमन ले लिया। तो x ऋण 3 x ऋण 2 बराबर 0 आया। अब इसे आप क्या करेंगे? x ऋण 3 बराबर 0 या x ऋण 2 बराबर 0। अगर ये 0 होगा तो इसमें से कोई एक 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे। ठीक, तो x बराबर 3 आया या x बराबर 2 आया। मतलब x के 2 मान आए। कौन कौन से? x बराबर 3 और 2। अब आपको ध्यान क्या रखना है? हर प्रश्न में समुच्चय का एक ही प्रश्न करना है। आपको क्या देखना है? क्या ये जो हमें प्रश्न दिया गया है, जो हमसे क्वेश्चन किया गया है, इसका उत्तर केवल हम दे पा रहे हैं कि x बराबर 3 और 2 आएगा, कि आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो यही उत्तर देगा? ध्यान रखना है, किसी भी बच्चे से आप चाहे जिस भी कंट्री का बच्चा हो, आप x² ऋण 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल के बारे में अगर पूछेंगे तो हर बच्चा यही उत्तर देगा कि x के 2 मूल आएंगे, एक 3 होगा, एक 2 होगा। इसका मतलब इसके मूल का ये जो संग्रह है ये सुपरिभाषित हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सुपरिभाषित हुआ, इसका मतलब इसके मूल का जो संग्रह है वो समुच्चय बनाएगा। आपको अभी हम नहीं बता रहे हैं बच्चों, जैसे मूल का संग्रह आया तो इन संग्रह को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 3, 2। समुच्चय के संग्रह को इस प्रकार से लिखते हैं, जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। केवल इस वीडियो में इतना बता रहे हैं कि समुच्चय होता क्या है। आप कैसे समझेंगे कि हमसे जो पूछा जा रहा है तो वो समुच्चय बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, बाकी आपको परेशान नहीं होना है। समझ में आ गया कि x² ऋण 5x प्लस 6 बराबर 0 के जो मूल होंगे वो समुच्चय बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मूल हैं सुपरिभाषित है। अब हम बात करते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय के बारे में, जो हमेशा ही एक समुच्चय बनाएंगे। ये बताइए, आपसे अगर पूछा गया कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए या दुनिया के किसी भी बच्चे से पूछा जाए, केवल आपसे नहीं, दुनिया के किसी भी बच्चे से हर बच्चा बताएगा कि जो प्राकृत संख्याओं का संग्रह होता है, एक से शुरू होता है, 1, 2, 3 और ऐसे करके अनंत तक जाता। बात समझ में आई कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह के बारे में। n क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृत संख्याओं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय, इन सभी संख्याओं के बारे में जानते हो, क्योंकि आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, तभी आप गणित लिए हैं। तो प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह है बच्चों, 1 से अनंत तक होगा। दुनिया के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, हर बच्चे का यही उत्तर होगा। मतलब ये समुच्चय बनाएगा। क्या पूर्ण संख्याओं का संग्रह समुच्चय बनाएगा? जी बिल्कुल बनाएगा।
ये पूर्ण नहीं बच्चों, ये पूर्णांक संख्याओं का संग्रह है। पूर्ण संख्याओं का संग्रह को तो हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है बच्चों, ये भी समुच्चय बनाएगा, क्योंकि हर बच्चा, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, सभी बताएंगे कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। पूर्णांक संख्याओं का संग्रह बच्चों माइनस अनंत से स्टार्ट होता है, प्लस अनंत तक जाता है। हर बच्चा बताएगा ये भी समुच्चय होगा। परिमेय संख्याओं का संग्रह भी समुच्चय होगा। वास्तविक संख्याएं भी समुच्चय बनाएंगी बच्चों। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी बच्चों समुच्चय बनाएंगी। धनात्मक परिमेय संख्याएं भी समुच्चय बनाएंगी और धनात्मक वास्तविक संख्याएं भी समुच्चय बनाएंगी बच्चों। आपको ध्यान रखना है, एक गणित के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय हैं, ये हमेशा समुच्चय होते हैं। इनमें आपको सोचना समझना ही नहीं, हमेशा ही समुच्चय होंगी। ठीक बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा समुच्चय क्या होता है। और अगर हमसे कोई पूछ लिया किसी भी प्रकार का प्रश्न कि क्या हम जो प्रश्न कह रहे हैं ये समुच्चय बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो आप काफ़ी आसानी से पता कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे आप कि कोई भी जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो समुच्चय बनाएगा कि नहीं? अगर आपने देखा जो प्रश्न पूछा जा रहा, उस प्रश्न का उत्तर दुनिया का कोई भी बच्चा एक जैसा देगा तो वो संग्रह समुच्चय बनाएगा। अगर एक जैसा उत्तर नहीं दे रहा तो वो संग्रह समुच्चय नहीं बनाएगा बच्चों। बात समझ में आई आपको? ठीक है बच्चों, इतना आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।